हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 86 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिमिंग अंकल लाओ से कहता है, अगर तुम इतने बड़े अल्केमिस्ट हो तो क्या तुम पिल ऑफ लाइफ एंड फॉर्चून बना सकते हो। ये बात सुनकर नालैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि एम्परर डीमन किंग की बॉडी आम डीमंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा अलग होती है, क्योंकि उसे कल्टीवेट करने के लिए और अपनी बॉडी को हील करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ऐसे में लाइफ एंड फॉर्चून पिल उसके लिए बहुत ज्यादा कारआमद होती है। इससे न सिर्फ अपनी बॉडी को हील कर सकता है बल्कि अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट कर सकता है। हालांकि ये वाली पिल बहुत ज्यादा मिराकुलस है, लेकिन ये पिल बनाने का तरीका बहुत साल पहले जाया हो चुका है। किसी को भी अब ये पिल बनाना नहीं आता। हमारे किंगशिप पैलेस में भी ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें बहुत ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इस पिल के बारे में। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे ये पिल बनाना आता है। अंकल लाओ से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ एंड फॉर्चून पिल को बनाना इतना ज्यादा आसान है। अब मुझे अल्केमी आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं लाइफ एंड फॉर्चून पिल को बना सकूं। इसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही बना सकती हो। तुम इतने बड़े महान अल्केमिस्ट नहीं हो जो तुम इसको ऐसे ही बना सको। तुम यहाँ पर बाकी सबको तो फूल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं बना सकते। बिमिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहीं पर तुम्हारे सामने इसको बनाकर दिखा दूं तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे। नालैन बिमिंग के हाथ से निकलने वाली फायर की तरफ देखती है और कहती है, इसकी फायर का कलर तो येलो है। इसकी ब्रेथ भी बिल्कुल एंशिएंट डीमन किंग की तरह की है। लगता है ये डीमन बिल्कुल सच कह रहा है। ये फॉर्चून एंड लाइफ पिल को बना सकता है। नालैन कहती है, अब जबकि इसके पास येलो फायर है इसका मतलब ये एक बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट है, क्योंकि एल्केमी को जांचने के लिए दो तरह के तरीके होते हैं। हम इसकी फायर को देखते हैं, अगर इसके पास रेड फायर है तो ये बहुत ज्यादा हायर एल्केमिस्ट है, और अगर इसके पास पर्पल फायर है तो इसका मतलब ये एक लो क्लास का एल्केमिस्ट है। लेकिन ये एक मिडिल क्लास का है क्योंकि इसके पास येलो कलर की फायर है। नालैन कहती है, अभी तो सिर्फ ये अपनी एम्परर रैंक की इंटरमीडिएट स्टेज पर है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी इसकी एल्केमी के स्किल्स भी बहुत ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। पूरे किंगशी एम्पायर में इस तरह का कोई लड़का ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें इस एल्केमिस्ट को रख लेना चाहिए। नालैन बिमिंग से पूछती है, क्या तुम्हें वाकई में लाइफ एंड फॉर्चून पिल बनाना आता है। बिमिंग उसे कहता है, हाँ मैं इस पिल को बना सकता हूँ। अगर मेरे पास सही मटेरियल्स हो और एक फर्नेस हो तो मैं इसको आसानी से बना सकता हूँ, लेकिन एक लाइफ एंड फॉर्चून पिल को बनने के लिए 3 से 5 महीने का टाइम लगता है। अंकल लाओ नालैन से कहते हैं, ये सिर्फ बहाने बना रहा है। 3 से 5 महीने का टाइम नहीं लगता। ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे कुछ टाइम मिल सके। नालैन अपने अंकल से कहती है, अंकल आप थोड़ी देर के लिए चुप रहें। फिर वो बिमिंग से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। बिमिंग उसे कहता है, मेरा नाम चैन बिमिंग है। नालैन बिमिंग से कहती है, चलो फिर ठीक है, मैंने तुम्हारी एल्केमी के स्किल्स को देखा है और मुझे लगता है तुम हमारे किंगशी पैलेस के चीफ एल्केमिस्ट बनने के लायक हो। वो सारे लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा मिर्ची तो अंकल लाओ को लगती है, क्योंकि उसके फादर चीफ एल्केमिस्ट है किंगशी पैलेस के, और अब बिमिंग अंकल लाओ के बाप की जगह लेने वाला है। नालैन अंकल लाओ से कहती है, अंकल लाओ आप जल्दी से किंगशी पैलेस वापस जाएं और जाकर इस सारे मसले को मेरे लिए रिपोर्ट करें। उन सबको बता दें कि उनका नया चीफ एल्केमिस्ट आने वाला है। अंकल लाओ से कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। अंकल लाओ से कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं इसे अपना चीफ एल्केमिस्ट मानूं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बच्चा है। ये हमारे चीफ एल्केमिस्ट बनने के लायक नहीं है। इसके पास अभी इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। बूढ़ा डीमन किंग आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए अंकल लाओ से कहता है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम हमारे यंग मिस के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे। तुम बिमिंग से जलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिमिंग को चीफ एल्केमिस्ट नहीं बनने दोगे। अंकल लाओ से कहते हैं, इसको बगावत नहीं कहते, इसको अपना हक लेना कहते हैं। हमने सालों तक एम्परर किंगशी की खिदमत की है। हमने उनके लिए बहुत सारे एलिक्सर्स बनाए, बहुत सारी मेडिसिन बनाई ताकि उनकी बॉडी को रिकवर किया जा सके। हमने सारे डीमंस के लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पूरे क्लैन के लोगों में से कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। हम लोग इसे अपना चीफ एल्केमिस्ट नहीं मान सकते। नालैन अंकल लाओ से कहती है, कहीं तुम मुझे धमकी तो नहीं दे रहे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे। और साथ ही वो अपने पास से एक टोकन निकालती है और साथ ही अंकल लाओ को ऑर्डर्स देते हुए कहती है, ये मेरा यंग मिस नालैन का ऑर्डर है। जाओ और जाकर अपने फादर को बता दो, जो कि हमारे करंट चीफ एल्केमिस्ट हैं, उनको बता दो कि नया चीफ एल्केमिस्ट वहाँ पर आने वाला है। मैं तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने पास्ट में हमारे किंगशी पैलेस के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी सर्विसेज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ और एक और मौका देती हूँ। अंकल लाओ से कहते हैं, जी यंग मिस, जैसा आपका हुक्म। पूरा फॉक्स डीमन पिग से पूछता है, ये टोकन किस लिए है। क्या ये टोकन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस टोकन का क्या मकसद है। बिग डीमन उसे बताता है, ये टोकन किंगशी पैलेस का है, यानी एम्परर किंगशी ने खुद इसको दिया है। जिसको भी ये टोकन दिया जाता है वो बहुत ज्यादा हास हो जाता है, क्योंकि इस टोकन को देख लेना इसका मतलब तुमने किंगशी एम्परर को देख लिया है। तुम इस टोकन को देखने के बाद भी इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते
तो फिर एम्परर किंगशी तुम्हें इस बात के लिए सजा दे सकते हैं और ये वाला टोकन सिर्फ कुछ खास लोगों को ही दिया जाता है। अंकल लाओ उठकर खड़े हो जाते हैं। जैसे वो वहाँ से जाने लगते हैं वो स्नोबॉल को देखते हैं, स्नोबॉल जो कि उसके पंख के साथ खेल रही होती है। अंकल लाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्नोबॉल को एक जबरदस्त किक मारते हैं। स्नोबॉल बेचारी जाकर बिमिंग के कंधे पर बैठ जाती है। बिमिंग स्नोबॉल से पूछता है, स्नोबॉल क्या तुम ठीक हो? वो आगे से चिरप चिरप करते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अंकल लाओ के वहाँ से चले जाने के बाद ओल्ड डीमन नालैन से कहते हैं, जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है मुझे नहीं लगता कि अंकल लाओ इस बात को जाने देंगे, वो बिमिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टैन उसे कहती है वो इसलिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि उसके फादर हमारे चीफ एल्केमिस्ट हैं, इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ है। नालैन अपना टोकन बिमिंग को देते हुए कहती है, तुम इस टोकन को अपने पास रख सकते हो, इस टोकन की मदद से तुम किसी को भी दिखा सकते हो कि तुम हमारे किंगशिप पैलेस के चीफ एल्केमिस्ट हो और तुम हमारे पैलेस के अंदर किसी जगह पर भी जा सकते हो जहाँ पर जाना अलाउ है। नालैन बिमिंग से कहती है, अब जबकि तुम हमारे चीफ एल्केमिस्ट बन चुके हो और तुम इस आर्मी को लीड करने वाले हो तो फिर तुम मेरे साथ 9th एरिया में चलो। उनके साथ ही वो बूढ़े डीमन किंग से कहती है, तुम यहाँ पर अपनी आर्मी को रेडी करो ताकि हम लोग फाइट के लिए रेडी हो जाएं। बूढ़ा डीमन किंग उसे कहता है, जैसे आपके ऑर्डर्स, मैं अपनी आर्मी को रेडी करता हूँ। नेक्स्ट सीन में अंकल लाओ को दिखाया जाता है जो कि वैली ऑफ गॉड में 9th एरिया में पहुंच जाते हैं। अंकल लाओ जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं वहाँ पर पहले से 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों गार्ड उसे वेलकम करते हैं। अंकल लाओ उन दोनों से पूछते हैं, मैंने जिन डीमन किंग को बुलाने का कहा था क्या वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं? वो उन्हें कहते हैं, हाँ वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, वो लोग अंदर हैं। साथ ही वो उसे कहता है, आप इस तरफ आ जाएं, वो इस तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। अंकल लाओ वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही 3 किंग मौजूद होते हैं। ये तीनों भी डीमन किंग्स हैं, एक टोड किंग है, एक सी किंग है और एक किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड है। टोड किंग अंकल लाओ से कहता है, तुमने हमें बहुत ज्यादा वेट करवाया है, कहाँ पर थे तू? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टोड किंग उसे कहता है, तुमने यहाँ पर हमें क्यों बुलवाया है? आखिर ऐसा कौन सा इमरजेंसी मैटर था जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर बुलवाना पड़ गया? जबकि साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं एक बड़े से पंछी ने एक बड़ी सी डोली को उठा रखा होता है जिसके अंदर बिमिंग और नालैन बैठी होती है। बिमिंग उस डोली के अंदर से बाहर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जैसे वो नालैन की तरफ देखता है तो नालैन बैठी बैठी सो जाती है। बिमिंग अपने हाथ पर अपनी फायर लोटस को रिलीज करते हुए कहता है, मेरी फायर लोटस बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि मेरी कल्टीवेशन कम है। अगर मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू करके एम्परर लेवल के पीक पर चला जाता हूँ तो मैं अपनी बहुत सारी नई टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ जिससे मैं उस अंकल लाओ को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो अंकल लाओ इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ने वाला है। मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर सकूँ। बिमिंग कहता है, एक बार जब आप एम्परर लेवल के हंटर बन जाते हो तो उसके बाद अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए आपको बहुत सारी पिल्स की जरूरत पड़ती है या फिर आपको सोल स्टोन्स की जरूरत पड़ती है। मेरे पास अभी दोनों ही नहीं है। स्टार अलायंस में भी बहुत सारी मेडिसिन है, पावरफुल मेडिसिन, लेकिन फिर भी ब्रेक थ्रू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लास्ट टाइम तो मुझे रूइंस के अंदर से फायर ऑफ पुरगाटरी मिल गई थी जिसकी वजह से मैंने लेवल अप कर लिया था, लेकिन इस बार मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मदद से मैं लेवल अप कर सकूं। लेकिन साथ ही बिमिंग की नजर स्नोबॉल के ऊपर पड़ती है। स्नोबॉल अपने हाथ में एक बेस्टियल कोर को लेकर खा रही होती है। बिमिंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, स्नोबॉल ये तुम क्या कर रही हो और ये चीज तुम्हें कहाँ से मिल गई? लेकिन साथ ही बिमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और स्नोबॉल से कहता है, स्नोबॉल तुम्हें ये कहाँ से मिली? स्नोबॉल उसे चिरप चिरप करते हुए कुछ कहती है, यानी इससे ये अंकल लाओ से मिली है। बिमिंग भी उस बेस्टियल कोर के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, ये तो अंकल लाओ का हो रहा है। बिमिंग सोचना शुरू कर देता है, आखिर स्नोबॉल ने उसकी बॉडी से ये बेस्टियल कोर कैसे निकाल ली होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी जिंदा है, फिर ये बेस्टियल कोर स्नोबॉल के पास कैसे आ गई? बिमिंग स्नोबॉल के हाथ से उस बेस्टियल कोर को ले लेता है और कहता है, ये तो अंकल लाओ की है, लेकिन ये स्नोबॉल के पास क्या कर रही है और कब ये उसने इसको दी? साथ ही बिमिंग को याद आता है जब उसने स्नोबॉल को किक मारी थी, शायद उसी वक्त उसने ये नीचे गिरा दी होगी और स्नोबॉल ने इसे अपने पास रख लिया। बिमिंग कहता है, लगता है वो क्रेन अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझ रहा है, उसने अपनी बेस्टियल कोर को यहाँ पर फेंक दिया है। शायद वो बाद में हम पर इसका इल्जाम लगाए कि हमने उसकी किसी स्पेशल चीज को चोरी कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद बिमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्नोबॉल से कहता है, स्नोबॉल इसे सारा खा जाओ और इसे खाने के बाद इससे जितनी भी एनर्जी मिलेगी उसे मेरी बॉडी में ट्रांसमिट कर दो। स्नोबॉल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिरप चिरप करते हुए उस सारी की सारी बेस्टियल कोर को निगल जाती है। स्नोबॉल उस बेस्टियल कोर को खाने के बाद अपने पास जितनी भी एनर्जी उससे मिलती है वो सारी की सारी एनर्जी को बिमिंग की बॉडी में ट्रांसमिट कर देती है। बिमिंग कहता है, इसके अंदर से तो बहुत सारी मैजिकल एनर्जी निकल आई। मैं तो सोच रहा था कि मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए सोल पावर कहाँ से मिलेगी, जबकि सोल पावर तुमने मुझे गिफ्ट में दे दी है। जबकि तुम इसे जानबूझकर यहाँ पर गिरा कर गए हो, मैं इस मौके से पूरा फायदा उठाऊंगा। बिमिंग स्नोबॉल से सारी की सारी पावर लेने के बाद उसे रिफाइन करना शुरू करता है।
रिफाइन करने के लिए उसे सेकंड डायमेंशन में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसका सामना क्रेन मॉन्स्टर के साथ होगा। बिमिंग अपने ब्रेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने क्रेन मॉन्स्टर आता है। बिमिंग अपने ब्रेन के अंदर उस क्रेन मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो क्रेन मॉन्स्टर अपनी रियल फॉर्म में इस तरह का दिखता है। लेकिन साथ ही बिमिंग अपने आप को रिफाइन करने को स्टार्ट करता है और कहता है ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको तो मैं आसानी से रिफाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से 9th एरिया का दिखाया जाता है। टोडकिन क्रेन से कहता है, यानी अंकल लाओ से कहता है, मिस नालैंड ने जो तुम्हें कहा कि वो एक नया चीफ एल्केमिस्ट लेकर आ रही है, क्या तुमने एम्परर को इस बारे में बता दिया है? अंकल लाओ उन सब से कहते हैं, नहीं, मुझे मिस नालैंड ने कहा था कि जाकर एम्परर को इस बारे में रिपोर्ट करो कि उनके पास एक नया एल्केमिस्ट है, लेकिन मैं ये मसला उनके सामने नहीं रखना चाहता। क्या तुम लोगों को लगता है कि नए एल्केमिस्ट के यहाँ पर आने के बाद, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हमारी इस पैलेस में कोई जगह बचेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर बुलवाया है ताकि हम सब लोग मिलकर उस नए एल्केमिस्ट का कुछ न कुछ करते हैं। जैसे ही वो नया एल्केमिस्ट यहाँ पर 9th एरिया में आएगा, हम चारों मिलकर उसको मार डालेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 86 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।